प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग अपने अपने अध्ययन में पूरे मनोयोग से लगे होंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज हम अपने वादे के मुताबिक आज की बातों को शुरू करते हैं। हम लोग अपने अध्ययन में विधि व सामान्य ज्ञान दोनों पर जब नोटिफिकेशन आ जाए तो सामान्य हिंदी पर वो आफ्टर प्रीलिम्स भी किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ विचारणीय है कि अगर कहीं प्रीलिम्स ही गड़बड़ाया तो फिर सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो उस सावधानी को ध्यान में रखते हुए अच्छे अधिवक्ता जिन्होंने पिछली बार मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, ऐसा हो सकता है उस डे पर, उस दिन पर, खास दिन पर कुछ ऐसा घट जाए, भगवान न करे। घटने का मतलब आपने रिवीजन नहीं किया या महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सरल उसको कहते हैं जो रिपीटेड होते हैं, और अगर वो गलत हो गए, 5 क्वेश्चन से अगर अधिक आपके रिपीटेड गलत हो गए तो आप खतरे की घंटी है कि आपका प्री ही नहीं होगा। जो न्यू कमर तैयारी वाले हैं, 2018 के बाद के LLB हैं, चाहे 19 के हैं, चाहे 18 के हैं, चाहे 20 के हैं, चाहे 22 के हैं, ये सारे लोग खतरे की जोन में आते हैं। और वो लोग तो ऑलरेडी आते हैं जो 2018 के पहले LLB हैं, लेकिन प्री किन्हीं वजहों से निकाल नहीं पाते, लोगों से झूठ बोलते हैं अपना इमेज बनाने के लिए। ऐसे प्रजाति के लोगों से तो बात ही करना बेकार है, लेकिन इसलिए कहना पड़ता है कि वो आपके सामने जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ रहा होना होता है या प्रीलिम्स की कट ऑफ के बारे में आप पता कर रहे होते हैं, ये वो असामाजिक तत्व हैं कि जो कभी मेंस नहीं लिखते, लेकिन आपके सामने हमेशा 10 साल से इमेज बनाए हुए हैं कि हम साक्षात्कार हर बार देते हैं, हमारा 1 नंबर से नहीं होता। इन प्रजातियों के चक्कर में मत पड़िए, ना तो इनसे प्रभावित होइए और ना ही अप्रभावित होइए। इनसे अगर संभव हो सके संपर्क काट दीजिए। ये एक पहली दवाई है जो आपके प्री स्तर पर अध्ययन के लिए नकारात्मकता से आपको बचाएगी। ध्यान रखना, चाहे APO संभावित है चाहे जे है, दोनों में पहली चुनौती आपकी प्री वाली है। क्योंकि अक्टूबर बीतने को है, आप यकीन से कह सकता हूँ कि आपको प्री के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि नवंबर बीतते बीतते अगर नोटिफिकेशन आ गया, जैसे कि संभावना है, तो उस स्थिति में आपको फरवरी लास्ट या मार्च के 2nd वीक तक जरूर डेट मिल जाएगी प्री की। आप इमेजिन कीजिए, नवंबर दिसंबर ही तो बता है। आप ये भी जानते हैं, चाहे प्रयागराज हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी एरिया हो, दिल्ली हो, NCR हो, बिहार हो, हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, कहाँ ऐसा है जहाँ कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती? कड़ाके की सर्दी में आपकी कोई खास तैयारी हो पाती है? इस समय जो पीरियड चल रहा है, इस समय आप उसका अगर जमकर उपयोग कर लें तो बहुत फायदे में रहेंगे। हमारे वो बच्चे जो हमसे टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं, वो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के प्रति अभी उनका उतना रुझान नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वैकेंसी आएगी भी। तमाम ऐसे बच्चे भी हैं जिनको संशय है कि प्री जे का होगा या मेंस UP APO का होगा। तो इन सब मलगजों के बीच, तमाम तरीके की भ्रांतियों के बीच जो इंसिडेंट्स चल रहे हैं, जैसे एक सूचना आज आई है कि कानून बनाने के संदर्भ में, जो नया कानून है उसको बनाने के संदर्भ में एक सूचना ये है कि कमेटी का जो प्रस्ताव भेजा गया था स्टैंडिंग कमेटी पर, तो उस पर सरकार अपना रवैया हो सकता है ये शरतकालीन सत्र में कुछ उस पर डिसीजन ले अपनाने के लिए, उसको एक्ट में लाने के लिए। उससे आपको प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि उस वैकेंसी के उसके बदलने और उसको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने के प्रोसेस में एक प्रक्रियात्मक अंतर होता है। उसको सुनकर, उसके बारे में अभी से सोचकर ठंडे बस्ते में चले जाना, अपने आप को बिल्कुल CRPC एविडेंस महत्वपूर्ण है, इसी पे तो पूरा डिपेंड है APO, और उसको बिल्कुल न पढ़ना, ये मूर्खतापूर्ण आचरण होगा। आपको बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है अगर फरवरी में आपका मेंस होता है, प्री होता है तो। और अगर इस सिलेबस पर आपका नोटिफिकेशन आ गया तो चाहे कितनों अध्यादेश आता रहे, कितनों कानून बनता रहे, उस मुद्दे पे सवाल नहीं। केवल शर्त यही है कि दिसंबर के पहले
जे और एपीओ की वैकेंसी आ जाए और नोटिफिकेशन में जो सिलेबस मेंशन हो वो पुराना हो, जैसा कि होगा ही। ये मैं बात कह रहा हूँ। इसका कहने का मतलब ये मत लगाइए कि सर के मन में भी संदेह है, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। मैं पूर्णतया आश्वस्त हूँ कि 2024 क्या 25 के आधे तक जाते जाते तब ये चेंज कर पाएंगे, जब बहुत शिद्दत से उस पर काम होगा तब, क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, और ना वहाँ बदलने ही इतना आसान है। लेकिन सरकार है, फुल मेजॉरिटी वाली है, तो ऐसा कर सकती है। हमें उसकी पचड़ी में नहीं पड़ना है। हम उस पर बात करके 2 मिनट भी आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। ये तो सूचना है, क्योंकि स्टैंडिंग काउंसिल आपको पेपर में हो सकता है पढ़ने को भी मिले। कहने का मतलब यह है कि आप अपने दिमाग को एकदम रोटेट किए रहिए, एकदम ट्रैक पे रखे रहिए, जिससे आपके मेंस स्तर की राइटिंग में एक्यूरेसी बनी रहे, आपके मेंस स्तर की राइटिंग में फैक्चुअल त्रुटि ना हो। फैक्चुअल अगर त्रुटि होगी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके मेंस के 3 घंटे के पेपर में बड़ी स्तर पर 3-4 गलतियां पकड़ में आती हैं, तो सही क्वेश्चन पर भी आंसर आपने सही लिखा है, लेकिन उस पर कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है। तो मेंस स्तर एक संग्राम वाला स्तर है। कहने का मतलब है उसमें अगर आप शिथिलता बरतेंगे, उसके प्रति आप अपनी जवाबदेही नहीं तय करेंगे, सोएंगे, मटरगश्ती करेंगे, फालतू की बातें करेंगे, यार दोस्तों से घुलेंगे मिलेंगे, उनके प्रोग्राम अटेंड करेंगे, शादी समारोह में जाकर के रात का रात आप दिन का दिन नहीं देख रहे हैं, विद फैमिली हैं, तो आप डिजर्व नहीं करते हैं कि आप कंपटीशन लायक हैं। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, चाहे कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करे या ना करे, लेकिन अगर आपकी नज़र में वो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है तो उसका सम्मान करें। हर व्यक्ति का सम्मान करें जो जैसा है। किसी को गाली देने का मैं उपदेश यहाँ से नहीं दे रहा, लेकिन उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील बने। इससे आपको समय समय पर उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष मदद ना भी मिले, लेकिन परमात्मा ये देखता है कि आप किसका सम्मान क्यों करते हैं, आप किसका सम्मान क्यों करते हैं। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिए कि जीवन के किसी छोर पर जब भी अध्ययन आप कर रहे हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, मजाक बनाना, खीस निपोरना, जिंदगी भर आदमी खिसिए निपोरता रहता है। वो देहाती कहावत है ना कि सुपवा हंसे सुपवा हरे चलनियों हंस रही है जिसके 72 छेद। तो आप ये पाएंगे लाइफ में, वो लोग ज़्यादा कमेंट करते हुए मिलेंगे आपके बारे में, वो लोग ज़्यादा टीका टिप्पणियाँ करते हैं जिनका कोई भुगात नहीं होती, औकात नहीं होती। हमें वो किसी की औकात नापने की फुर्सत नहीं होनी चाहिए। हमें अपने में इतना मशगूल होना चाहिए, हमारा मतलब अपनी व्यस्ततम लाइफ इतनी बेहतर होनी चाहिए स्टडी की कि सोचने की फुर्सत ना हो। आप बात कैसे करते हैं? शेड्यूल इतना कसा बनाइए सुबह से शाम तक, और ये तब होगा जब आपको अन्य ज़रूरतें ना हो। अगर आपकी जिम्मेवारी है कि आपका बच्चा बीमार है, अगर आपकी जिम्मेवारी है इन सब चीज़ों में, गृहस्थी में, तो फिर ये तो आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ शरीर लेके नहीं हैं, जिम्मेदारी लेके हैं। और अगर आपका सिलेक्शन 30 के अंदर नहीं होता है तो स्वाभाविक तौर पर ये जिम्मेदारी ओढ़नी ही पड़ेगी, और उस समय चुनौती बढ़ती जाती है। नई पीढ़ी के लड़के जितनी सीट संख्या में आती है उसका 5 गुना A1 क्लास की एजुकेशन देकर निकल रहे हैं हर साल। मान लीजिए मोटा मोटी हिसाब 250 सीट अगर आती है एपीओ की, तो 250 सीट का 3 गुना ऑलरेडी तैयार हैं। ऐसे में क्या समझते हैं आप, सोता हुआ शेड्यूल बनाकर आप सिलेक्शन पा जाएंगे? इसीलिए सिलेक्शन नसीब वालों को मिल रहा है, नसीब वालों का मिलता हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि आप जिस प्रोसेस में वैकेंसी आ रही है, आपकी बेसिक बिल्कुल तैयारी है नहीं, और आप उसको सोच रहे हैं कि बस 4 महीने में 2 महीने में पाठ करके इसी बार में काहे ना हो जाए। अरे भैया, वो मूर्ख है जो उसने 4 साल गंवाए हैं, 2 साल गंवाए हैं, रात दिन एक किया है, उसका काहे ना हो और काहे आपका हो जाए हैं? तो ये सब सत्य कंपटीशन के समझते हुए, एक मैं शुरू से कह रहा हूँ, लॉन्ग वे में सोचिए, नहीं तो ऐसे वैकेंसी आती है और चली जाती है। वो बच्चे बहुत बलिहारी हैं जिन्होंने मेरे कहने पर अपने डिसीजन में ये चीज़ रखा कि सर जो भी कहें, सिलेबस बदले ना बदले, इनके चक्कर में नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ना है। कई बच्चे ऐसे हैं जो जुडिशरी के सिलेबस से जुड़े हैं, भाई जुडिशरी के पेपर से जो दे रहे हैं, वो मान के चल रहे हैं PCS JB आएगी। मैं तो चुप हो गया,
शुरू में मैंने ही कहा था कि पीसीएसजे की प्रबल संभावना है, और आज भी कहता हूँ कि दोनों वैकेंसी है, ये क्रम से निकालेंगे, बता भले नहीं रहे हैं। ये तो जितनी सूचनाएं आपको हम देते हैं ये कमीशन थोड़े हमें बताता है, कभी नहीं बताएगा। ये तो विभाग से जो मित्र लोग हैं उनके माध्यम से सूचना मिल जाती है। ठीक है, तो ये मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने अध्ययन के प्रति और ख़ास करके जीएस और ये पुलिस सेक्टर रेगुलेशन, इस पर स्पेशल काम कर लीजिए, जिससे आपको मेंस लेवल पर थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ना हो और बाकी पेपर को केवल रिवाइज करना हो। हिंदी के लिए बाद में भी रख लेंगे क्योंकि हिंदी प्री में नहीं है, एक मकसद ये भी है कहने का। और अगर आप ये डिसाइड करने में सफल हो जाएं कि जे और एपीओ में से किसको प्रेफरेंस देंगे और क्यों, तो आपका रास्ता और आसान हो जाएगा। मैं आपसे सही कह रहा हूँ, अगर आप दोनों की तरफ भागेंगे, मतलब एपीओ में भी हो जाए, जे में भी हो जाए, ऐसा होता है, पिछली बैच में हुआ, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इसमें भी डिसाइड कर लीजिए किस पे ज़्यादा फोकस होना है। ये एक जगह पे जब रहेंगे तो आपकी ऊर्जा ज़्यादा कंसंट्रेट होगी, ज़्यादा सही ढंग से रिवाइज कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर आंसर दे पाएंगे और गलती करने के चांस आपके घट जाएंगे। और जितना ही डाइवर्जन होगा, जितना हर चीज़, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं टेस्ट सीरीज से जुड़ने के बाद अब आर ओ उनको दिख रहा होगा, फिर आर ओ की जब प्री दे लेंगे तो मेंस इसका जब प्री आ जाएगा तो इसमें दौड़ेंगे। तो ऐसे लोगों का स्थिर चित्त न होने की वजह से वो असल में अपनी असफलता की कहानी उस पीरियड में लिख रहे होते हैं जिस पीरियड में आपको लग रहा होता है कि उनको खुद लग रहा होता है कि बस बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं सक्सेस के। हाँ, कभी कभी लक बाई चांस ये लिया गया निर्णय, भरा गया फार्म बड़ा फ़ायदेमंद होता है। मान लीजिए कोई फॉर्म आपने डाल दिया जो आपके कैरियर एरिया का नहीं था, और उसके बाद आपके कैरियर एरिया की कोई वैकेंसी नहीं आई, पूरे 10 महीने नहीं आई। अब उसमें अकेला वही एक फार्म पड़ा, थोड़ी बहुत आपकी तैयारी थी, थोड़ी बहुत अन्य स्रोतों से आपने पढ़ के मदद करके आपने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, सर्विस मिल गई। अब आप कहेंगे हमने एक भी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था और हम जॉब में आ गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कभी कभी संजोग चीज़ें घटा देता है, वो हमको आपको पता नहीं होता, तो वो भी, लेकिन कहा यही जाता है कि मेहनत करने वालों को इसका इनाम मिलता है। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आप आर ओ का फॉर्म डाले हैं, झारखंड का फॉर्म डाले हैं, छत्तीसगढ़ का फॉर्म डाले हैं, या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फॉर्म डाले हैं, आप यकीन माने कि आप उसमें से अंतःकरण से एक स्टेट के एग्जाम पर केंद्रित रहें। देने को, इधर उधर दौड़ दौड़ के देने को, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन फोकस अगर आपका हर जगह होगा तो आपको सक्सेस मिलने में दिक्कत आएगी। ये अकाट्य रूल नहीं है, लेकिन 95% इसकी सच्चाई है। एक जगह अगर स्टेट के बारे में केवल सोचेंगे, उसी सिलेबस पर काम करेंगे, उसके मेंस पर डिस्क्रिप्टिव लेवल पर बड़े स्तर पर काम करेंगे, यकीन कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट ऐसे आएगा कि आपको खुद पता नहीं चलेगा। ये अन्य अधिवक्ता साथियों, मित्रों से और इधर लगभग साल भर से जो हमारे पास टेस्ट सीरीज की कापियाँ आ रही हैं लगातार, उन बच्चों की लिखावट से, उनके प्री मेन और इंटरव्यू में पाए गए नंबर के प्रदर्शन से पता चलता है। फिलहाल अभी एपीओ या जे में से किसी का नंबर नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में तो आ ही जाएगा भाई। ट्रेनिंग के बाद ये दिसंबर क्रॉस होते होते सब आ जाएगा। तो ऐसे स्थिति में एक पड़ताल करने में मदद मिलती है कि जो लड़का जिस लेवल से लिख रहा है वो क्यों लिख रहा है और उसको एवरेज से अधिक नंबर या कम नंबर क्यों मिले। उसी एनालिसिस के आधार पे हम आपसे बातचीत करते हैं जब हमारे टेस्ट सीरीज से या प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, चाहे यूपी एचजीएस की टेस्ट सीरीज से, चाहे जूनियर डिवीजन के, चाहे यूपी एपीओ के प्री और मेंस तीनों की टेस्ट सीरीज हम कंटिन्यू चला रहे हैं। जीएस की क्लास भी चल रही है। हम आज 30वां क्लास जीएस का रिकॉर्ड कर चुके हैं। इसी की जस्ट पहले जीएस की आज 30वीं क्लास थी, जो हमने मिनिमम 150 क्लास देने का प्रॉमिस किया। मिनिमम 120, मैक्सिमम 150। ये 150 क्लास अंतर पे, एक दिन के अंतर पे जाता है। एक दिन लोकल और माइनर की क्लास रहती है, और कोशिश ये रहेगी कि आपका प्री हो जाए, उसके बाद मेंस के डेट के 5 दिन पहले तक इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा। ये एक महत्वपूर्ण क्लास है कि जीएस स्तर पे जो हम लोग बाहर होते हैं उसके एक विशद योजना पे काम चल रहा है, और बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनको क्लास मिलती है, वो उसको सराहना करते हैं, वो उसको देखते हैं, समझते हैं। उनको ये महसूस होता है कि जीएस के इस ट्रेंड को समझने के लिए अगर हम आपके क्लास से न जुड़ते तो हमें ये ट्रेंड पता नहीं चलता, हमें ये समझ ही नहीं आता कि हमें जीएस को ऐसे पढ़ना चाहिए है। तो ये महत्वपूर्ण पक्ष है कि आप चाहे हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के हों,
आपको जीएस के ट्रेंड और उसके अप्रोच की जानकारी के लिए कोई ना कोई साधन तो होना ही चाहिए। केवल पत्रिका आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी, पत्रिका के पीछे की स्ट्रेटजी और सभी जीएस के प्रखंडों पर एक सारभूत आपका अध्ययन स्तर, वो आपको जीएस में अच्छे नंबर दिलाएगा। ऐसे भी लड़के होते हैं जिनको 65 के ऊपर 70 के ऊपर नंबर मिलता है, कुछ को ऐसे नंबर मिलते हैं जो 40 के नीचे चला जाता है, तो वो सक्सेस नहीं पाएगा। जीएस में भी एक ब्रिज से बेटर लेवल ही आपको एपीओ या जे में फाइनल सक्सेस दिलाएगी। चाहे एपीओ की परीक्षा हो या जे की परीक्षा हो, यूपी की, दोनों के लिए मैं प्रेफरेंस दूंगा कि पीसीएस जे में तो 200 नंबर है, लेकिन एपीओ में महज 100 नंबर है, एचटीएस में महज 100 नंबर है। इन सारे में जहाँ जीएस मेंस में 100 नंबर 200 नंबर का है, आपको बेहतर ढंग से काम करना चाहिए, विशद ढंग से काम करना चाहिए और अपने ला के बराबर उस पर मेहनत करनी चाहिए। जैसे 3 घंटे अगर आप ला पे देते हैं, मान लीजिए आईपीसी पढ़ रहे हैं, तो 3 घंटे जीएस पर दीजिए, देखिए कैसे नहीं सुधरता। इसलिए ज़्यादा दीजिए क्योंकि अक्सर कॉमन मार्क्स उसमें मिलते हैं ला वाले फील्ड में, लेकिन अगर आपने बेहतर लिखा है तो आपको एकाएक डिफरेंस जोन में जाने का मौका मिलता है जीएस के माध्यम से। जीएस सबकी बड़ी समस्या है, इसीलिए मैंने क्लास की जो रिकॉर्डिंग आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसमें उन बच्चों की मैं बहुत सराहना करता हूं जो इंग्लिश मीडियम के होने के बावजूद हमारी हिंदी मीडियम की हिंदी लेक्चर वाली क्लास वो ले रहे हैं कंटिन्यूअस और बिंदास। उनको ये अफसोस नहीं है कि मैं गलत टीचर से जुड़ गया, गलत मीडियम वाले से जुड़ गया, नहीं। हालांकि मेरी एक कोशिश थी कि बीच में इंग्लिश को भी लेक्चर में लिया जाए, लेकिन फिर भी मैं पीछे हट गया क्योंकि इस समय जो 2-4 दिन पहले मैंने आपसे बात की थी क्रैश कोर्स के बारे में, इस पर विचार चल रहा है। फाइनल करने के लिए मैंने आपसे वादा किया है कि शरद पूर्णिमा के दिन हम ये क्लियर करेंगे। ये चलेगा अथवा नहीं चलेगा, चलेगा तो क्यों, नहीं चलेगा तो क्यों, दोनों सकारात्मक उत्तर होगा। आप लोग अपने समय को बचाइए, रात्रि के 12:30 बज रहे हैं, सो जाइए आप लोग, या अगर सुबह उठकर पढ़ने की आदत तो सुबह पढ़िए। हम तो अभी ये क्लास आपको सेंड करेंगे, जो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुश्किल से 20-25 मिनट बाद आपके पास होगी, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को सुनकर उसका अन्यथा अर्थ न लगाते हुए सकारात्मक मोड में अपने अध्ययन में गुणवत्ता प्रधान वृद्धि के लिए, अपनी ऊर्जा को चेतनागत स्तर पर बड़े स्तर पर ले जाने के लिए ये प्रयास आप स्वयं से करेंगे कि अपने साथ धोखा ना करें। चाहे टेस्ट सीरीज से हमारे जुड़े हों चाहे ना, ईमानदारी बरतें, और ईमानदारी ही आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आप जाना चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।